चलें जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट में हमने एक ओवरव्यू दिया आपको बीएफटी के सिलेबस का और कि हाउ डू यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ योर प्रिपरेशन और आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे सिलेबस की कवरेज करनी है, सिलेबस में है क्या, एक ब्रीफ सब्जेक्ट का ओवरव्यू दिया। फिर हमने डिस्कशन स्टार्ट की इस टॉपिक की फ्रॉम बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और हमने कहा था शुरू के आप 4-5 लेक्चर्स देख के आएंगे। हम पहले उसका जिक्र कर लेते हैं कि जी उन 4-5 लेक्चर्स में आपने क्या देखा, उसके बाद आपके कोई सवालात हैं तो वी कैन हैव अ डिस्कशन अराउंड इट। फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि अब नेक्स्ट जो कुछ लेक्चर्स हैं बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के, जो आपने लेक्चर नंबर 5, उसके बाद सेंसिटिविटी भी, ये सब फिर आपने देखने हैं। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जब आपने बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक को स्टार्ट किया, हमने इसका एक बेसिक ओवरव्यू आपको दिया था लास्ट वेबिनार में भी। दिस टॉपिक इज अबाउट अप्रेजिंग इन्वेस्टमेंट्स। अप्रेज का मतलब इवैल्यूएट करना, इन्वेस्टमेंट्स की वायबिलिटी को असेस करना, फाइनेंशियल वायबिलिटी को। इट्स अबाउट असेसिंग द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हम कोई प्रोजेक्ट, and when we talk about investments here, we talk about medium to long term investments, right? कि लेट्स से मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, मैं कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, अपने मशीनरी की अपग्रेडेशन कर रहा हूँ, कोई बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, नई फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहा हूँ, उस इन्वेस्टमेंट की फाइनेंशियल वायबिलिटी, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी को असेस करना इज दैट what we call basic investment appraisal। इसकी ब्रॉड 3 टेक्निक्स हैं जिसमें आपने यहाँ पे पढ़ी होंगी। हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी एनपीवी एंड आईआरआर की। मैं दोबारा लिख देता हूँ, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रॉस टेक्निक भी कहते हैं। उसके बाद पे बैक पीरियड, तीसरा नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड आईआरआर, जिसे हम कलेक्टिवली दोनों को कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। एनपीवी एंड आईआरआर हमने डिस्कशन स्टार्ट की फ्रॉम एनपीवी आईआरआर यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। आपने उन लेक्चर्स में देखी होगी कि एनपीवी एंड आईआरआर, इसका हमने बेसिक आपको ओवरव्यू दिया और आपको ये बताया कि एनपीवी हमें ये बताती है कि जी हमने जो इन्वेस्टमेंट की, राइट, उसका प्रिंसिपल और रिक्वायर्ड रिटर्न हमें मिल जाएगा और उससे ओवर एंड अबव अगर कोई सरप्लस हमें मिलता है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है एनपीवी। एनपीवी इज आल्सो डिफाइंड एज एन इमीडिएट इंक्रीज इन इन्वेस्टर्स वेल्थ। ये सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है। एनपीवी आईआरआर की एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करने के बाद हमने ये बताया है कि जब इसके थ्रू हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो एनपीवी के थ्रू, एनपीवी की साइन पॉजिटिव बताती है कि जी यस वी शुड इन्वेस्ट। आईआरआर में हम आईआरआर को कंपेयर करते हैं, आईआरआर वर्सेस रिक्वायर्ड रेट, जैसे डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। इफ आईआरआर इज ग्रेटर देन योर रिक्वायर्ड रेट, आईआरआर इज योर एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, इसे हम कंपेयर करते हैं रिक्वायर्ड रेट से। एनपीवी में हम अपने रिक्वायर्ड रेट या डिस्काउंट रेट से डिस्काउंटिंग करते हैं कैश फ्लोस की, राइट। यहाँ मैं सिर्फ आपको क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ। नेचुरली द डिटेल्स आर इन द लेक्चर, जो आपने देखी होंगी और नहीं देखी तो आज जाके जरूर देखेंगे। इन दोनों का मतलब यस द प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली वायबल। अ पॉजिटिव एनपीवी मींस कि प्रोजेक्ट न सिर्फ मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल वापस कर देगा, उस पर रिक्वायर्ड रिटर्न भी देगा, ऑन टॉप कुछ सरप्लस जनरेट करेगा, और सरप्लस की ग्रॉस नहीं, आज की टर्म्स में प्रेजेंट वैल्यू को कहते हैं उसकी पॉजिटिव एनपीवी। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, लेक्चर्स में हमने इसे एक्सप्लेन किया है कि इट्स लाइक किसी ने आपकी जेब में आज वो एनपीवी जितनी अमाउंट के पैसे डाल दिए और साथ में आपको अश्योरेंस दे दी
कि आपको आपका प्रिंसिपल और रिक्वायर्ड रिटर्न मिल जाएगा, एंड दैट्स द रीजन वी कॉल्ड एनपीवी एज एन इमीडिएट इंक्रीज इन इन्वेस्टर्स वेल्थ। किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी अगर नेगेटिव होगी तो हम कहेंगे नो वी शुड नॉट इन्वेस्ट। ऐसे प्रोजेक्ट का जब भी आप आईआरआर निकालेंगे वो रिक्वायर्ड रेट से कम ही आएगा, और दोनों का मतलब एक ही है, वी शुड नॉट इन्वेस्ट। ये एनपीवी और आईआरआर दोनों हमें एक ही नतीजे तक पहुंचाते हैं, दे आर जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ अराइविंग एट द सेम कंक्लूजन, राइट। और अगर किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी 0 हो जाए, यानी वो हमें एग्जैक्टली जितना रिक्वायर्ड रिटर्न है उतना एक्चुअल रिटर्न दे रहा है, उसका आईआरआर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रेट, और इन दोनों बातों का मतलब ये कि वी कैन इन्वेस्ट, यहाँ हम कहेंगे वी शुड इन्वेस्ट, यहाँ हम कहेंगे नो वी शुड नॉट इन्वेस्ट, और यहाँ हम कहेंगे वी कैन इन्वेस्ट। जितना चाहिए उतना मिल रहा है, ना उससे 1 रुपया कम ना उससे 1 रुपया ज्यादा, राइट। रेयर प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी एनपीवी 0 हो, यानी उनका एक्चुअल रिटर्न आईआरआर रिक्वायर्ड रेट के बराबर हो। तो एनपीवी और आईआरआर का एक बेसिक आपको ओवरव्यू दिया गया है, कैलकुलेशन का भी, और उसके थ्रू डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है। फिर हमने ये डिस्कशन की है कि चाहे उन लेक्चर्स का हम जिक्र कर रहे हैं जो आपको लास्ट वीक बताए गए कि आप देख के आए, मैं उनका ओवरव्यू दे रहा हूं, उन लेक्चर्स में आपने क्या क्या देखा होगा और उसमें क्या क्या मौजूद है। So then, फिर हमने ये बात की है वहां कि चाहे एनपीवी टेक्निक हो चाहे आईआरआर, दोनों के 2 ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक कैश फ्लोज, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, और दूसरा रिक्वायर्ड रेट, जिसको आप डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, जिसको आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, जिसको आप मिनिमम रेट भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे छोटा बच्चा होता है जिसके बहुत सारे नाम, लड्डू, गुड्डू, पप्पू, इसी तरीके से इसके भी बहुत सारे नाम, और उसका सबसे फेवरेट नाम इज डिस्काउंट रेट। Because these techniques involve these 2 components, they are collectively called discounted cash flow techniques. एनपीवी में भी अगर आप देखें, आपको प्रोजेक्ट के कैश फ्लोस प्लॉट करते हैं, उन कैश फ्लोस का क्या करें जब तक कि आप उनको डिस्काउंट करके उस पर टाइम वैल्यू का फैक्टर ना लगाएं, और एनपीवी तब आती है। सो यू नीड कैश फ्लोस एंड यू नीड द डिस्काउंट रेट टू डिस्काउंट द कैश फ्लोस। आईआरआर में आप प्रोजेक्ट का एक्चुअल रिटर्न निकालते हैं, एक्चुअल रिटर्न निकालते हैं थ्रू प्रोजेक्ट के एक्चुअल कैश फ्लोस जो कि फोरकास्टेड कैश फ्लोज हैं, और फिर आपने आईआरआर निकाल लिया, तो उस आईआरआर का क्या करेंगे आप, जब तक कि आप उसे कंपेयर ना करें किससे, विद द रिक्वायर्ड रेट, एंड ओनली देन यू विल कम टू नो वेदर अ प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली वायबल और नॉट। तो दोनों टेक्निक्स के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक कैश फ्लोज और एक रिक्वायर्ड रेट, और इसीलिए हम कलेक्टिवली इन्हें कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। ये हिस्सा डिटर्मिनेशन ऑफ कैश फ्लोज, यूं कहिए अगर हम 2 चीजें सीख लें ब्रॉडली, कैश फ्लोज की डिटर्मिनेशन और रिक्वायर्ड रेट की कैलकुलेशन, तो फिर हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स पे उबूर हासिल कर लिया, और हम प्रोजेक्ट अप्रेजल की जरा तह तक पहुंच गए। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, ये है हमारे बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का हिस्सा इस टॉपिक का। ये वाला जो एरिया है ये एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया है, इस पे हम मजीद डिस्कशन आज नहीं करेंगे, ये तो एक पूरा टॉपिक है हमारा एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जिसपे कई हफ्ते के लेक्चर्स हैं जो हम देखेंगे और उसकी डिस्कशन करेंगे। ये उसका एरिया है। इसकी बेसिक्स नेचुरली आप कैफ में पढ़ के आए, लेकिन यहाँ हमने पूरी रिफ्रेश कराई है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लो, फिर इनका जिक्र हुआ है। बेटा इसकी तस्वीर लें और उसके बाद ये ग्रुप पे हम भेजते हैं, आप ग्रुप्स की एक्सेस लें ताहिर साहब से, और जिन जिन ग्रुप्स पे हैं उनको आप भेजते जाएंगे। राइट, अच्छा जी, तो अब इस डिस्कशन के बाद हमने ये डिस्कशन की है कि ओके ये जो कैश फ्लोज की डिटर्मिनेशन है इसकी कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। अब जो असल लेक्चर्स हैं वो इसके गिर्द हैं सारे। कैश फ्लो डिटर्मिनेशन, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज,
कैश फ्लोज एक वो है स्टेटमेंट जो आप बनाते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, विच इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, राइट। वो ओपनिंग कैश एंड बैंक को क्लोजिंग कैश एंड बैंक से रिकंसाइल करते हैं। मैं उस कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा। हम यहाँ क्या बना रहे हैं? प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। प्रोजेक्ट कैश फ्लोज जब आप बनाएंगे किसी भी प्रोजेक्ट के अप्रेजल के लिए, तो उसके सर्टेन डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और जिनका आपने लिहाज रखना है। ये डूज हो गए, ये डोंट्स हो गए, यानी inclusions and exclusions. You have to ensure that you incorporate all relevant cash flows, project relevant cash flows. This is extremely important, and you have to ensure that you do not include any irrelevant cash flows. इसका टेस्ट है, लिटमस टेस्ट होता है, उसका जिक्र किया गया। मैं अभी आता हूं, पहले मैं लिस्ट बना लूं। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसे ठीक तरीके से इनकॉर्पोरेट करना आपको आना चाहिए। टैक्स के इफेक्ट्स, टैक्स आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इफेक्ट सही तरीके से डालना, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसमें टैक्स की डेप्रिसिएशन, टैक्स गेन और लॉस, और फिर प्रॉफिट टैक्स, राइट, और उसके बाद इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स। ये आपको ढंग से अकाउंट फॉर करने आने चाहिए। क्या आप नहीं डालेंगे रेलेवेंट कैश फ्लोज? नॉन कैश आइटम्स गलती से भी ना आ जाएं। हम बना रहे हैं कैश फ्लोज, हम पीएनएल नहीं बना रहे, कैश फ्लोज बना रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, राइट, कोई ऐसी फिगर विच इज अ नॉन कैश फिगर शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। फिर आते हैं फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। ये कैश फ्लोज होते हैं, बट उसके बावजूद हम उन्हें अकाउंट फॉर नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये सारी डिस्कशन की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, बिकॉज दे बिकम पार्ट ऑफ द डिस्काउंट रेट, जो बाद में एक्सप्लेन किया गया। इंटरेस्ट है, डिविडेंड्स हैं, लोन का प्रिंसिपल, लोन की रिसीट, रिपेमेंट एक्सेट्रा। इनमें से कोई है कैश फ्लोज, लेकिन ये फिर भी अकाउंट फॉर नहीं होते अनलेस इट्स अ फाइनेंसिंग डिसीजन लाइक लीज और बोरो। अनलेस इट्स अ फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन में फिर ये रेलेवेंट हो जाते हैं, अदरवाइज ये इररेलेवेंट होते हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट रेट डिटर्मिनेशन का पार्ट बनते हैं, प्रोजेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट का नहीं बनते। क्या मतलब है? ये मतलब बाद में समझाया गया है। अभी ये एक स्टेटमेंट आपको दे दी गई, ये आपको डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बताई गई। फिर हमारी कैश फ्लो डिटर्मिनेशन की डिस्कशन इनके गिर्द घूमती है। ये मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ ऑफ द फ्यू लेक्चर्स दैट आई रिक्वेस्टेड यू इन द लास्ट वेबिनार, कि आप वो देख के आएंगे जो 4-5 रिकॉर्डेड लेक्चर्स की आपको बात की गई थी बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के। ये लिस्ट डिस्कस यानी बनाने के बाद फिर हमने एक एक आइटम की डिस्कशन की है, रेलेवेंट और इररेलेवेंट कैश फ्लोज, है ना। कैसे आइडेंटिफाई करें व्हाट इज रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट, उसकी डिस्कशन, उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं कई सारी, राइट। मटेरियल के केस में, लेबर के केस में, ओवरहेड के केस में, है ना, उसकी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक प्रोजेक्ट, एक फैक्ट्री लगानी है बिन कासिम पे या लाहौर में या गुजरांवाला में, और आपने उसके लिए एक जापानीज इंजीनियर को बुलाया और उसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी असेस की पहले, कि इज दिस प्लेस, द एनवायरनमेंट, इज इट सुटेबल फॉर एस्टेब्लिशिंग दिस पर्टिकुलर प्लांट। वो आया और उसने फीजिबिलिटी असेस की, सॉइल टेस्टिंग की, चीजें देखी, एनवायरनमेंट असेस किया, राइट, और उसने कहा हाँ ये एग्जिस्टिंग प्लेस, लोकेशन एंड ऑल, environment, weather conditions, it's fit for this plant, right? और उसके बाद वो $1 लाख का नुस्खा आपको पकड़ा के चला गया, उसने अपनी टेक्निकल फीजिबिलिटी दे दी, और उसके बाद उसने स्पेसिफिकेशंस भी बता दी उसी के साथ कि अगर आप प्लांट लगाते हैं तो उसकी ये मेटलर्जी होनी चाहिए, ये स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। अब वो चला गया। अब आप बनाने बैठे उस प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल वायबिलिटी। तो मेरा सवाल है कि क्या वो टेक्निकल फीजिबिलिटी,
की जो कॉस्ट है $1,00,000, क्या वो रेलेवेंट है आपकी प्रोजेक्ट के लिए? ये बताएं। नो, पास्ट कॉस्ट इररेलेवेंट। वेरी गुड, इररेलेवेंट। और वो क्यों इररेलेवेंट है? उसका लिटमस टेस्ट ये है कि अब आप वो प्लांट लगाएं या ना लगाएं। डिसीजन के दो ही पलड़े होंगे, either you go for the investment, yes we should invest, or you do not invest। दूसरा पॉसिबिलिटी, उसके दूसरा एलिमेंट ये है, पलड़ा ये है, या आप फैक्ट्री लगाएंगे या आप नहीं लगाएंगे। जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट या कैश फ्लोज इन दोनों डिसीजन अल्टरनेटिव्स में कॉमन हो जाए वो इररेलेवेंट है। तो अब आप उसको अकाउंटिंग कॉस्टिंग की लैंग्वेज में कोई भी नाम दे दें, संक कॉस्ट कह दें, पास्ट कॉस्ट कह दें, हम उसे कहेंगे इररेलेवेंट। और हमारा क्राइटेरिया क्या है? जो डिसीजन के दोनों पलड़ों में कॉमन हो गई। अब आप ये प्लांट लगाते हैं या नहीं, आपने उस इंजीनियर को $1,00,000 देने हैं। सो दिस कॉस्ट इज नॉट इररेलेवेंट फॉर योर डिसीजन मेकिंग, राइट? अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल एक मटीरियल है आपके पास। अब ये तो मैं आपको ऐसे ही विंडो खोल रहा हूँ, ये सारी डिटेल डिस्कशन एग्जाम्पल सब आपके पास लेक्चर्स में है, along with all handouts। अब एक मटेरियल है आपके पास, जिसकी क्वांटिटी पड़ी हुई है आपके पास, क्वांटिटी एग्जिस्टिंग पड़ी हुई है, और उसकी क्वांटिटी पड़ी हुई है 1000 यूनिट्स। यही आपकी रिक्वायरमेंट है, राइट? इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट या बुक वैल्यू कहें जिस पे ये आज मौजूद है, वो है ₹15 पर यूनिट, यानी ये 15,000 की कॉस्ट पे आज बुक्स में मौजूद है, राइट? अब एक सिनेरियो बना लेते हैं। It's not frequently used item। ये आइटम फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता, और अब आप इसे अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट की अप्रेजल अभी आप कर रहे हैं। और इसकी बताया कि आपको कि जी इसकी NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी ₹, पड़ा हुआ है पुराना, 5 पर यूनिट। नाउ व्हाट इज रेलेवेंट फॉर यू फॉर दिस आइटम? याद रखिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट is all futuristic। History, historical costs, book values are always irrelevant। History, फिर कह रहा हूं मैं, book values, historical cost, they are all irrelevant। ये 15 पे आपने ले लिया। अब मैं प्रोजेक्ट करूं या ना करूं, ये कॉस्ट इनकर हो चुकी है, ये तो डेड कॉस्ट है, राइट? ये irrelevant है। Now what is relevant? अगर मैं इसे प्रोजेक्ट में लगाऊंगा तो मैं ये डिस्पोजल की NRV रियलाइज नहीं कर सकूंगा, है ना? अगर मैं प्रोजेक्ट लगाता हूं तो ये उसमें कंज्यूम हो गया, नहीं लगाता तो मुझे क्या मिलेगा? 5 into 1000, 5000। तो अगर मैं प्रोजेक्ट लगा रहा हूं तो इफेक्टिवली व्हाट एम आई लूजिंग इज 5000 का पोटेंशियल कैश इनफ्लो, है ना? डिस्पोजल प्रोसीड्स। तो दिस इज द रेलेवेंट नंबर फॉर दिस मटेरियल। इज एवरीबॉडी विथ मी? डिस्पोजल कॉस्ट रेलेवेंट, डिस्पोजल कॉस्ट नहीं, डिस्पोजल प्रोसीड्स आर रेलेवेंट, राइट? ये इसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स या NRV हो गई, ये हमारे लिए रेलेवेंट है। ये हमारी सॉर्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी अगर हम प्रोजेक्ट लगाएंगे। तो अगर यही मटेरियल इज frequently used, is actually part of your production line, तो अब आप ये देखेंगे कि अच्छा ये हिस्टोरिकल कॉस्ट फिर भी इररेलेवेंट है, ये हो चुकी, इट्स इररेलेवेंट। कोई मटेरियल हो, कोई मशीनरी हो, कोई आइटम हो, याद रखिए बुक वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट आर ऑलवेज इररेलेवेंट। अगर ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड है तो फिर क्या होगा? फिर मैं देखूंगा इसकी आज की करंट परचेज प्राइस, जैसे हम करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, वो क्या है?
कि अगर मैं इसे कंज्यूम कर लूं 1000 यूनिट्स को, तो फिर मुझे क्या करने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट करूंगा तो कंज्यूम कर लूंगा, तो फिर मुझे बाय करने पड़ेंगे ना, किसके लिए, फॉर द नॉर्मल ऑपरेशंस। और हमें बताया गया इसकी करंट परचेज प्राइस रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अब महंगाई ज्यादा हो गई है, ₹17 है पर यूनिट, तो अब मेरी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी, या तो मैं इसे यूज कर लूंगा तो अपने ऑपरेशंस के लिए, फिर मार्केट से बाय करूंगा, या ये अपने ऑपरेशंस के लिए यूज कर लूं तो प्रोजेक्ट के लिए मार्केट से बाय करूं। इन एनी केस माय रेलेवेंट कॉस्ट इज 17 into 1000 इज 17,000। सो यूं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स के थ्रू मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स और डिफरेंट अदर सिनेरियोज में रेलेवेंट और इररेलेवेंट आइटम्स की आइडेंटिफिकेशन बताई गई है। इज एवरीबॉडी विथ मी? जी, अगर सबको ये बातें समझ में आ रही हैं तो यस लिखें या ओके लिखें। आपने लिख दिया ग्रुप पे लाइव, और ये डाल दी पोस्ट, जो भी 2-3 ग्रुप्स बने हुए हैं इनके स्टूडेंट्स के, ठीक है? अल्लाह अकबर, वो कर रहे हैं आगे, चले अल्लाह ताला आपकी आफियत का मामला करें। चलो कोई बात नहीं। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस का जिक्र किया गया है, इसकी भी तस्वीर ले लें। हाँ जी दोस्तों, याद है ना, हमें बहुत पढ़ना है, हमें बड़ा आदमी बनना है हमें, यस, और अच्छा आदमी भी बनना है साथ साथ। अल्लाह, फिर आते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होते हैं? वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अगर आपको याद हो, आप 2 तरह की कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं। देयर आर 2 मेथड्स और पैटर्न्स or forms of cash flows. One is direct form, the other is the indirect form, right? जब डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कैश फ्लो बनाते हैं उसमें कोई वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट लेते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स या कस्टमर्स, कैश पेड फॉर परचेजेस या कैश पेड टू सप्लायर्स और वगैरह वगैरह, डायरेक्ट, वो डायरेक्ट कैश लेजर की स्नैपशॉट होती है। द इनडायरेक्ट इज मोर इंसाइटफुल, है ना, कि आप प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, आप कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, फिर ऐड प्रोविजंस एंड नॉन कैश आइटम्स, है ना, डेप्रिसिएशन ऐड कर दी, गेन और लॉस ऐड लेस कर दिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट, सारी चीजें करके फिर उसके बाद टैक्स पेड माइनस कर दिया, फिर क्या आता है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। याद आ रहा है कुछ? यस। और उसमें क्या करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक्स, increase or decrease in debtors, increase or decrease in payables, यानी वो क्या है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या करती हैं? These are timing adjustments, जो क्या करती हैं, to convert accrual figures into cash figures. P&L is based on accrual accounting, right? ये जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं ना, ये एडिशनल इनफ्लोज होते हैं ना ये एडिशनल आउटफ्लोज होते हैं, दे आर ओनली टाइमिंग एडजस्टमेंट्स that convert your accrual accounting figures into cash figures, है ना। मैंने तो सेल्स रिकॉर्ड कर ली, कैश सेल से आया या नहीं आया वो रिसीवेबल की फॉर्म में बुक हो गया, राइट। मैंने तो परचेजेस रिकॉर्ड कर दी, पेमेंट्स पूरी की या नहीं की तो फिर सब उसमें पेबल्स की फॉर्म में आ गया। तो ये क्या करते हैं, ये कोई एडिशनल इनफ्लोज और आउटफ्लोज नहीं है, वो पीएनएल में सारी चीजें आ गई हैं, एक्सपेंसेस भी रेवेन्यू में। कि क्या कर रहे हैं, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस कन्वर्ट कर रही हैं उन अक्रूड फिगर्स को कैश फिगर्स में। तो दीज आर ओनली टाइमिंग एडजस्टमेंट्स। इसीलिए किसी भी कंपनी की पैदाइश से लेके मौत तक, फ्रॉम इंसेप्शन टिल लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप,
कि सारी वर्किंग कैपिटल चेंजेस को अगर आप ऐड करेंगे द सम शुड बी 0, अदरवाइज कोई क्रिएटिव अकाउंटिंग हुई है, राइट। तो इसीलिए कंपनी में तो हमें इसलिए ये चीज नजर कम आती है या नहीं आती इस क्योंकि कंपनी द परपेचुअल सक्सेशन, लेकिन प्रोजेक्ट हैज अ लिमिटेड लाइफ, 5 साल 7 साल। तो प्रोजेक्ट के स्टार्ट से लेके एंड तक की सारी वर्किंग कैपिटल चेंजेस को अगर मैं सम करूं तो उनका सम 0 हो जाना चाहिए, राइट। पहली बात तो ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएंगी कब, जब मैं प्रोजेक्ट की कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाऊंगा, और मैनी टाइम्स मुझे डेटा ही ऐसा गिवन होता है, प्रोजेक्ट का P&L गिवन होता है, मैं उस प्रॉफिट से उठाता हूं, नॉन कैश आइटम्स ऐड बैक करता हूं, फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस करता हूं ताकि मैं किस पे पहुंचूं, कैश फ्लोज, राइट। फिर आखिर में आता है ना कैश फ्लोज आते हैं हमारे पास, क्योंकि हमें चाहिए कैश फ्लोज। तो जब मैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस डाल रहा हूं, पहली बात तो ये कि दे आर टाइमिंग डिफरेंसेस, दे आर जस्ट टाइमिंग एडजस्टमेंट्स टू कन्वर्ट अक्रूवल फिगर्स इनटू कैश फिगर्स। फिर दूसरी बात ये मैं कह रहा हूं कि प्रोजेक्ट की लाइफ स्टार्ट से लेके 0 से लेके 5 साल तक की लाइफ है, तो 0 से 5 साल तक के सारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस को मैं सम करूंगा तो उन सब का सम 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई एडिशनल इनफ्लोज या आउटफ्लोज नहीं है। प्रोजेक्ट के जो एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज हैं वो सेल्स और P&L परचेजेस और एक्सपेंसेस में आ गए, तो फिर ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या कर रही हैं, ये उन अक्रूड फिगर को टाइमिंग एडजस्टमेंट्स कर रही हैं कि कभी कहां पे कैश पहले ज्यादा आ गया या कम आया, ये सिर्फ उन अक्रूवल फिगर्स को कैश फिगर्स में कन्वर्ट कर रही हैं। तो इसलिए इन सब का सम अल्टीमेटली 0 होना चाहिए, क्योंकि ये एडिशनल इनफ्लोज या आउटफ्लोज नहीं है। ये बात आपको पूरी इस टॉपिक में समझाई गई है, जिसकी मैंने अभी विंडो ओपन कर दी, और उस लेक्चर में न सिर्फ ये समझाया गया है बल्कि पूरी एग्जाम्पल के थ्रू से एक्सप्लेन भी किया गया है। तो बहुत जरूरी है, जिसने नहीं देखा अभी तक तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के उस लेक्चर को भी देखें, राइट। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, बाद औक़ात क्यूमुलेटिव वर्किंग कैपिटल की फिगर्स गिवन होती हैं, बाद औक़ात खुद उसने वर्किंग कैपिटल चेंजेस गिवन होती हैं। ये सारी बातें यहाँ पे समझाई गई हैं कि हाउ आर यू सपोज्ड टू हैंडल दोस एग्जाम क्वेश्चंस देन। फिर उसके बाद आपके पास लेक्चर्स में टैक्स इफेक्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। अब टैक्स तो आपने पढ़ा हुआ है ना, आपको पता है कि जी बिजनेस टैक्सेशन कैसे होती है। यहां हमने उसको रिफ्रेश कराया है कि जब आप एक प्रोजेक्ट की टैक्स के इंपैक्ट्स इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स गेन और लॉस अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ होगा, कोई मशीनरी परचेज की है, कोई बिल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो टैक्स लॉ आपको टैक्स डेप्रिसिएशन देता है। तो इफेक्टिवली फिर आपको जो टैक्स की कैलकुलेशन के लिए टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, और टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग गेन और लॉस आर इररिलेवेंट, वो तो वैसे ही खत्म हो गए। व्हाट आर रेलेवेंट आर टैक्स डेप्रिसिएशन एंड टैक्स गेन और लॉस। तो उसकी कैलकुलेशन हमें आती है, लेकिन हमने फिर भी यहाँ रिवाइज करवाई गई है और उसके शॉर्टकट्स बताए हैं आपको। फिर ये भी बताया गया है कि टैक्स पेबल इन सेम ईयर, पेबल इन एरियर्स, इस तरह की वर्डिंग्स वो यूज करते हैं, उनको कैसे अकाउंट फॉर करना है। तो टैक्स के सारे इफेक्ट्स को इंक्लूडिंग टैक्स डेप्रिसिएशन, कॉर्पोरेट टैक्स इंक्लूडिंग टैक्स डेप्रिसिएशन, आपने कैसे उन चीज़ों को अकाउंट फॉर करना है इंटेलिजेंटली एंड स्मार्टली, इसकी पूरी डिस्कशन है। इसकी नेचुरली प्रैक्टिस भी कराई गई है और एक आध बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी कराए गए हैं दूसरी रिवीजन किट से भी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इन्फ्लेशन इफेक्ट्स का, है ना। इन्फ्लेशन ये तो हर वक्त अब हमारी जबान पे ही है, हम सब इसके मारे हुए हैं इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन है क्या, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट्स क्या है। इन्फ्लेशन इज अ चेंज इन आवर परचेजिंग पावर, डिक्रीज बेसिकली इन आवर परचेजिंग पावर इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स और डिक्रीज इन योर परचेजिंग पावर इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, राइट। अब इस इन्फ्लेशन का हमारे प्रोजेक्ट अप्रेजल से क्या ताल्लुक है, ये सारी बात बताई गई है। आपको एक्सप्लेन किया गया है कि कैश फ्लोज भी और डिस्काउंट रेट भी, ये दोनों नॉमिनल भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं। नॉमिनल का मतलब
including the effects of inflation. And real का मतलब excluding the effects of inflation. Assuming जो आज की प्राइस लेवल हैं वही प्रोजेक्ट के एंड तक परसिस्ट करें, चलती रहें, तो वो कैश फ्लोज वो बन जाएंगे रियल कैश फ्लोज, थ्योरेटिकल एकेडमिक कैश फ्लोज। बिकॉज आप अगर इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटा के अज्यूम करते हैं कि लेट्स से एक यूनिट जो मैं आज बाय कर रहा हूँ 10 का, अगले 5 साल तक 10 तक का ही बाय करूंगा, ये प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली मैंने इन्फ्लेशन को हटा के अगर कैश फ्लो बना लिए तो मैं कहूंगा दीज आर रियल कैश फ्लोज एक्सक्लूडिंग द इम्पैक्ट्स या इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो हमें बताया गया है, पहले तो समझाया गया है कि कैश फ्लोज और डिस्काउंट रेट रियल भी दिए जा सकते हैं, नॉमिनल भी दिए जा सकते हैं। इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को डिस्काउंट रेट में, कैश फ्लोज में कैसे अकाउंट फॉर करना है, ये पूरा सिखाया गया है उन लेक्चर्स में। एक बात तय है कि लाइक को लाइक से कंपेयर किया जाता है, एप्पल एप्पल, ऑरेंज ऑरेंज, बनाना। अगर मेरे कैश फ्लोज नॉमिनल हैं तो डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल होगा। अगर मेरे कैश फ्लोज रियल में बनाऊंगा तो डिस्काउंट रेट भी रियल लूंगा। रियल डिस्काउंट रेट भी वो रेट होगा जो मेरी रिक्वायरमेंट एक्सक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन होगी। नॉमिनल डिस्काउंट रेट वो होगा जिसमें मेरी एक्चुअल रिक्वायरमेंट के साथ साथ मुझे अपनी इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी मुझे उसमें अकाउंट फॉर करना है। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। मैं एक छोटी सी विंडो ओपन कर देता हूं यहां। तो बड़े मजेदार लेक्चर्स हैं ये शुरू के, जो आपको जरूर देखने चाहिए, और अब तक नहीं देखे तो छोड़े अर्तुल वगैरह देखना, इन लेक्चर्स को देखें आप, ताकि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन भी हो और ये बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ चीजें हैं, ये भी आपको सीखने को मिले। वैसे तो आपने थोड़ी बहुत कैफ लेवल पे पढ़ी होंगी, बट यहाँ पे आपको उनको और डिटेल में चीजें बताई गई हैं। लेट्स सपोज करें आज मैं एक प्रिंसिपल अमाउंट है मेरे पास 100 रुपए, जिसे मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं फॉर अ ईयर। मेरा रिक्वायर्ड रेट है, और मैं ऐसे कह देता हूं रियल रिक्वायर्ड रेट, कि मुझे 100 पे रियल चाहिए पैसे रिटर्न 10% एटलीस्ट। अगर मैं एक ऐसी दुनिया में रहूं, इन अ वर्ल्ड विदाउट इन्फ्लेशन, नो इन्फ्लेशन, एक ऐसी आइडियल दुनिया जो एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन हमने अज्यूम कर ली अगर हो, जिसमें कोई इन्फ्लेशन ना हो, तो आफ्टर वन ईयर अगर मैं एक ऐसी दुनिया में हूं जिसमें कोई इन्फ्लेशन नहीं है, तो मुझे मेरा वो लोग जो भी जहां मैंने इन्वेस्ट किया वो मुझे मेरा प्रिंसिपल दे दें और मुझे रिटर्न 10 दे दें, यानी मुझे 110 की अमाउंट दे दें, मैं हैप्पी हो जाऊंगा कि मुझे मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न मिल गया। I got my principal back and I got my return which is 10 also back. तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा कि मुझे मेरी रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल हो गई। But now imagine कि I'm in a world with inflation of 12%. मैं कैसी दुनिया में रह रहा हूं जहां 12% इन्फ्लेशन है, मींस हर चीज जो 100 रुपए की थी वो 112 की हो गई। तो अब मुझे 12 रुपए तो चाहिए टू कंपनसेट फॉर द लॉस इन परचेजिंग पावर, टू बी एट द सेम परचेजिंग पावर जहां पे मैं मौजूद था, क्योंकि अब हर 100 की चीज क्या बन गई 112 की। जैसे बिस्किट बदल के बिस्टिक बन गए, तो हर 100 की चीज बदल के क्या बन गई 112 की। तो अब मुझे अपने प्रिंसिपल की परचेज पावर रिस्टोर करने के लिए, टू कंपनसेट फॉर इन्फ्लेशन, मुझे 12 तो उसके लिए चाहिए। जब मैं 112 पे पहुंचूंगा तो मैं कहूंगा अब मेरी परचेजिंग पावर रिस्टोर होगी। नाउ आई एम एट द सेम बेस वेयर आई वाज अ ईयर अगो, राइट। अब अगर मैं कहता हूं मुझे 10% रिटर्न चाहिए, तो मुझे 112 पे 10% चाहिए 11.2, क्योंकि हर 100 बदल के क्या बन चुका है 112। हर चीज जो 100 की थी, अ बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक बास्केट ऑफ जनरल प्रोडक्ट्स जो 100 रुपए की लेट से थी वो अब 112 की हो गई। तो मुझे 11.2 चाहिए, यानी मुझे क्या चाहिए
मुझे 123.2 मिलेगा। यूं कहिए, मुझे नॉमिनल टर्म्स में या मनी टर्म्स में जब मुझे 23.2 रुपए मिलेंगे तो मैं कह सकता हूं कि मुझे रियल टर्म में 10% रिटर्न मिला। ये है इन्फ्लेशन की करामात। यानी मेरा अब नॉमिनल या मनी रेट रिक्वायर्ड वो क्या बनेगा? वो एक इक्वेशन पढ़ी होगी आपने फिशर इफेक्ट की, 1 + m is 1 + r into 1 + I, where this is the money rate. So if I am living in a world with an inflation of 12%, to generate the real rate of 10% in a world with an inflation of 12%, I need a money return of 23.2%. मैं 23.2% का रिटर्न 100 पे अर्न करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि मुझे रियल टर्म्स में 10% का रिटर्न मिला। अगर मेरी इन्फ्लेशन 12 है, मैंने बैंक में पैसे रखा है और मुझे 8% मिल रहा है और मैं खुश हो रहा हूं कि मुझे 8% रिटर्न मिल रहा है, बेसिकली मुझे नुकसान हो रहा है। उससे बेहतर है मैं आटा, चीज, दाल और स्टील परचेज करके रख लूं, क्योंकि हर 100 की चीज तो 112 की हो चुकी। तो अगर बैंक में मैंने 100 रुपया रखा और मुझे 8 मिला तो इफेक्टिवली मेरा रियल रिटर्न नेगेटिव है, मुझे नुकसान हो रहा है इस ऐसी दुनिया में। तो इन अ वर्ल्ड विद एन इन्फ्लेशन ऑफ 12, आई डोंट नीड 12 + 10 22, इट डजंट ऐड अप लाइक दिस, इट इज 20, क्योंकि मुझे फिर 100 पे 12 नहीं चाहिए, 10% नहीं चाहिए, मुझे 112 पे 10% चाहिए। तो इफेक्टिवली इन मनी टर्म्स, इन नॉमिनल टर्म्स, आई नीड अ रिटर्न ऑफ 23.2 to actually get a real return of 10%. Is everybody with me? If everybody is with me तो सब लिखें चैट बॉक्स में yes yes या okay okay। ये 1-2 लोग ही क्यों लिखते हैं, बाकी सारे लोग सो रहे होते हैं? yes, very good। अच्छा जी, तो अब सब जाग रहे हैं। तो अब देखिए, अगर मैं कैश फ्लोज रियल बनाऊंगा, इन्फ्लेशन 12% है लेकिन मैंने कैश फ्लो से इन्फ्लेशन को इग्नोर कर दिया, तो फिर मैं डिस्काउंट रेट भी 10% यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन के इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट कर दिया, यानी कैश फ्लोज नॉमिनल हो गए, मनी कैश फ्लोज हो गए, तो मुझे रिक्वायर्ड रिटर्न भी क्या डालना पड़ेगा? 23.2 से डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। ये बात कर रहा था मैं। तो इसमें पूरा समझाया गया है उन लेक्चर्स में आपको कि कैश फ्लोज को कैसे इन्फ्लेट करते हैं, डिस्काउंट रेट कैसे मनी रेट निकालते हैं, रियल कैश फ्लोज होंगे तो रियल रेट से डिस्काउंटिंग होगी, मनी कैश फ्लोज होंगे नॉमिनल तो नॉमिनल रेट से डिस्काउंटिंग होगी। ये बात समझाई गई है पूरी, राइट। फिर उसके बाद आपको ये समझाया गया है कि अच्छा कब मुझे ये करना चाहिए, कब ये करना चाहिए। तो ये तो आप जिंदगी में जब चाहे कर लें, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नॉमिनल कैश फ्लोज बना के नॉमिनल रेट से डिस्काउंट करें, बिकॉज नॉमिनल कैश फ्लोज को हम कहते हैं एक्चुअल वर्ल्ड कैश फ्लोज, क्योंकि एक्चुअल वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड विद इन्फ्लेशन। तो एक्चुअल वर्ल्ड कैश फ्लोज तो आप कभी भी बना लें, और लेकिन जब भी बनाएंगे डिस्काउंटिंग हमेशा किससे करेंगे? नॉमिनल डिस्काउंट रेट से। रियल कैश फ्लोज बना के रियल रेट से डिस्काउंटिंग आप हमेशा नहीं कर सकते, उसकी एक कंडीशन है। ये ऑप्शन आपके पास ऑलवेज अवेलेबल नहीं है, ये एक बड़ी सर्टेन सिचुएशन में आता है आपके पास, जब एक ही इन्फ्लेशन रेट होता है, बस यूनिफॉर्म इन्फ्लेशन रेट, जिससे डिस्काउंट रेट भी, सारे कैश फ्लो कंपोनेंट्स भी इन्फ्लेट हो रहे हो, है ना। किसी भी साल के लिए एक यूनिफॉर्म रेट होता है, हर साल के लिए एक रेट अगर हो तो फिर ये हो सकता है। ये सारी डिस्कशन भी की गई है। फिर ये कैश फ्लोज बनाते हुए आपको टैक्स डेप्रिसिएशन वगैरह का क्या ख्याल करना है, इसकी डिस्कशन भी की गई है। यानी पहले तो ये समझाया गया है कि रियल कैश फ्लोज, नॉमिनल कैश फ्लोज होते क्या हैं, रियल रेट, डिस्काउंट रेट होता क्या है, रियल कैश फ्लोज होंगे तो रियल रेट, नॉमिनल कैश फ्लोज होंगे तो नॉमिनल रेट। फिर ये डिस्कशन की गई है कि कब इसे करना चाहिए, कब ये होता है, और अगर ऐसा होता है तो उसमें क्या चीज़ों का ख्याल होता है, ऐसा होता है तो किन चीज़ों का ख्याल होता है। ये सारी डिस्कशन की गई है इस एरिया के अंदर, इन्फ्लेशन इफेक्ट्स।
इज एवरीबडी विथ मी, ये आपको उस लेक्चर में मिलेगा। इफ एवरीबडी इज विथ मी तो फिर आप यस लिखें और फिर जरूर आपने वो लेक्चर्स देखने हैं। अब ये तो सारी डिस्कशन हो गई अबाउट द लेक्चर्स दैट यू आर सपोज्ड टू वॉच ड्यूरिंग दिस वीक, जो अगर हमसे रह भी गए हैं तो हम वॉच कर लेंगे, हम ज़रूर देख लेंगे और सारी प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने इस कमिंग वीक में अगले हफ्ते में भी 4-5 लेक्चर्स और देखने हैं। उन लेक्चर्स में अब क्या मिलेगा आपको, मैं उसका ओवरव्यू दे देता हूँ, इतना डिटेल तो नहीं लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि उन लेक्चर्स में आपको क्या मिलेगा। ये तो आपने देख लिए होंगे, अजम्पशन थी, नहीं देखे तो आप देख लेंगे जल्दी, राइट। उसके बाद अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनमें क्या है मैं उसकी डिस्कशन भी करता हूँ। एंड बिफोर आई डू दैट, इफ एनीबडी हैज अ क्वेश्चन अराउंड ऑल दैट वी डिस्कस्ड और जिन्होंने लेक्चर्स देखे हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। जी ये पिक्चर डाल दें, ये लेके पिक्चर डाल दें, स्क्रीनशॉट। अल्लाह, जी ऐसा ही है, 5 से 7 लेक्चर्स हम अपलोड करते रहेंगे, बाद में ज़्यादा भी कर देंगे अपलोड, लेकिन अभी हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं और एटलीस्ट 5 से 6 लेक्चर्स आपको डेली वीकली अपलोड होंगे जिनको आपने ज़रूर देख के आना है। अगर ज़्यादा भी आपने देखने हैं तो हम ज़्यादा भी अपलोड कर देंगे, बट एटलीस्ट इनिशियली 5 लेक्चर्स, 6 लेक्चर्स, 4 लेक्चर्स, डिपेंडिंग ऑन लेक्चर्स की क्या है वो अपना टाइमिंग्स वगैरह, वो हम उस हिसाब से अपलोड कर रहे हैं। देखिए वेबिनार आज सेकंड वेबिनार है और आपके पास शुरू के 4 या 5 लेक्चर्स अपलोडेड हैं और आज 5 लेक्चर्स मजीद अपलोड हो जाएंगे। इज दैट ओके? और आप कोशिश करें कि इसी पेस से उन्हें देखते भी रहें। वैसे तो हम ये वीकली वेबिनार कर रहे हैं, आपने जब चाहे किसी भी लेक्चर के बारे में आखिर में Q&A सेशन का टाइम होता है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कुछ लोग आ भी जाते हैं यहाँ डिस्कस करने। इफ़ यू वांट टू कम फिजिकली यू कैन आल्सो कम फिजिकली, और आप यहाँ वेबिनार पे क्वेश्चन पूछना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि आपको 5 लेक्चर्स एटलीस्ट 4, 5, 6 डिपेंडिंग ऑन अगेन द साइज ऑफ द लेक्चर एंड द टॉपिक, वो हम अपलोड करते रहेंगे और आपको चाहिए वो वीकली बेसिस पे देखते रहें प्लीज। इज दिस क्लियर? और एक दूसरे को, जो आप कुलीग्स हैं, मोटिवेट भी करें कि आए वेबिनार्स में, लेक्चर्स देखते रहें, बिकॉज दिस पीयर प्रेशर एंड दिस पीयर फॉलो अप, एक दूसरे को ठीक बात का रिमाइंडर इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। यही तो है, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, राइट। बेटा ये जो ऑनलाइन है खिजरा, ऑनलाइन तो हम कर रहे हैं वेबिनार्स, ये भी रिकॉर्डेड मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो ये तो मैं सिर्फ एक विंडोज ओपन कर रहा हूँ, ये टॉपिक आपको पढ़ा नहीं रहा। टॉपिक्स तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स में डिटेल्ड में टॉपिक है, उसकी क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, वो पूरे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, वो आपको अवेलेबल है। ये जो हम कर रहे हैं ये वीकली वेबिनार्स हैं जिनमें मैं आपको ये ओवरव्यू देता हूँ कि आपने लेक्चर्स पिछलों में क्या है और अगलों में क्या है, एंड वी ऑल्सो आंसर योर क्यूरीज। इज दैट हेल्पफुल? इज दिस क्लियर बेटा? कि लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं सारे, ये ऑनलाइन वेबिनार्स हो रहे हैं जिसमें वीकली बेसिस पे, जिसमें आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है। जी ये वेबिनार एंड ऑफ सेशन तक होते रहेंगे वीकली, जान नहीं छोड़ेंगे हम आपकी, ताकि आप पढ़ते रहें, आपको रिमाइंडर मिलता रहे, आपके कोई क्वेश्चंस हो हम उनको आंसर करते रहें।
ये वीकली वेबिनार एंड तक चलेंगे इंशाल्लाह। राइट तो मैं क्या कह रहा था कि आपको अपने कुलीग्स को भी मोटिवेट करते रहें, उन्हें भी पुश करते रहें कि भाई आपने लेक्चर्स देख लिए, सर ने जो वीकली टारगेट दिया था वो पूरा हो गया, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, आज देखने हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि यू कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ, नॉट ओनली योरसेल्फ बट आल्सो योर कुलीग्स एंड योर फ्रेंड्स, because in this environment of recorded lectures your self discipline, your self focus and your self motivation is extremely important. There are too many distractions around us. The social media is playing a havoc with our time management, our focus, our discipline, and in that it is extremely important that we as a group continue to remind and motivate each other. ये बात सबको समझ में आ रही है सारे दोस्तों को? जी, तो अब आते हैं हम अब देखें ना कि इस वक्त तकरीबन कोई 60-65 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो इनरोल्ड हैं वन वे दी अदर, और वेबिनार में आते हैं 15-20, वेयर आर दोज रिमेनिंग 40, राइट। और ये एडमिशन एनरोलमेंट बढ़ती जा रही हैं, हम 100-125 तो टच करेंगे, फिर भी हम वेबिनार में देखेंगे 20 लोग आते हैं, 25 लोग आते हैं। नाउ वेबिनार में तो कम से कम आप वीकली आएँ, वो तो इंश्योर करें, होता भी संडे को है, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से हम रखते हैं, राइट। तो ये एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें कि भाई आइए वेबिनार देखिए, ये आप ही की बेहतरी के लिए, और कोई सवाल जवाब है तो वो फौरन करें। अच्छा, फिर अब इसके बाद इसी कैश फ्लो डिटर्मिनेशन के हवाले से अब मैं लिख रहा हूं, ये कमिंग वीक लेक्चर्स में आपको क्या मिलेगा। नेक्स्ट जो आपके लेक्चर्स हैं 5 जो अपलोड कर रहे होंगे, उनमें आपको ये मिलेगा। उनमें एक तो इसी बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कह लें, इसी के जो आपके कैश फ्लोज, एनपीवी, आईआरआर के आपको कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करवाए गए हैं। और जिनमें डिफरेंशियल डेप्रिसिएशन, उसी यानी टैक्स डेप्रिसिएशन की थोड़ी कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स हैं वो करवाई गई हैं। एक एयरलाइन का क्वेश्चन है, इस तरह के 2-4 क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर्स के अच्छे क्वेश्चंस, जिनको डिस्कस करके उसकी प्रैक्टिस कराई गई है। तो वंस यू आर डन विद ऑल द बेसिक्स, ये डूज एंड डोंट्स के जब सारे बेसिक्स आपके पूरे हो गए, तो नाउ यू आर रेडी फॉर इवन कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज, क्योंकि हर क्वेश्चन में अल्टीमेटली चीजें इन्हीं आइटम्स के गिर्द घूमेंगी। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है डूज एंड डोंट्स की। हाँ, टैक्स डेप्रिसिएशन के सिनेरियो को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देगा, इन्फ्लेशन के रेट्स जो ना 6 और दे देगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देगा, कहीं करेगा इन्फ्लेशन आपको कैश फ्लोज ईयर 1 यानी नेक्स्ट ईयर की जो है ना वो प्राइस लेवल पे मौजूद है, तो इन्फ्लेशन आप ईयर 2 से ऑनवर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह की छोटी मोटी कॉम्प्लेक्सिटीज वो ऐड कर सकता है। लेकिन बुनियादी बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में एनपीवी, आईआरआर से मुतालिक क्वेश्चंस में जो कैश फ्लो डिटर्मिनेशन है उसके डूज एंड डोंट्स अगर आप पढ़ लें तो फिर सिनेरियोज डिफरेंट बन सकते हैं, बट एप्लीकेशन उन्हीं चीजों की होगी। तो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस की कन्वर्जन ज्यादा है, मतलब बेटा जी, किसी ने कुछ लिखा है तो बता दीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो फिर मुझे बाद में बता दें, लिख दें इसी चैट में। तो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस कराई गई है, जिसमें डिफरेंट जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड की गई हैं। फिर
उस एनपीवी आईआरआर के उस क्वेश्चंस के बाद यानी पास्ट पेपर्स के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं विच इज व्हाट वी कॉल द सेंसिटिविटी एनालिसिस। अच्छा, ये जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है दिस इज एक्चुअली अ डिट्टो कॉपी और यूं कहे अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्जन जो कि कॉस्टिंग का ब्रेक इवन एनालिसिस आपने पढ़ा है, या जिसे हम मार्जिन ऑफ एरर एनालिसिस भी कहते हैं। राइट कि जी सेंसिटिविटी एनालिसिस ब्रेक इवन कि अच्छा व्हाट एडवर्स चेंज इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल, हम उसमें क्या पढ़ते थे कि अच्छा मेरी सेल्स प्राइस कॉस्टिंग में क्या पढ़ते थे कि मेरी सेल्स प्राइस कितनी कम हो जाए कि मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, मेरी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कितनी बढ़ जाए, कॉस्ट के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है जीरो होता है, प्राइस के कम होने से होता है, तो मेरी कॉस्ट कितनी बढ़ जाए वेरिएबल कॉस्ट कि मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाए, मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी बढ़ जाए कि प्रॉफिट जीरो हो जाए, मेरा सेल्स का वॉल्यूम कितना कम हो जाए कि मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाए। या आप पढ़ते थे उसमें कॉस्टिंग में ब्रेक इवन या मार्जिन ऑफ एरर एनालिसिस के अंदर। इज दैट राइट? और इस एनालिसिस का एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट ये है कि इट्स अ वन फैक्टर एट अ टाइम मॉडल। यहां भी हम सेंसिटिविटी एनालिसिस में यहां हम ये पढ़ते हैं अच्छा व्हाट adverse change in a particular variable can turn my NPV to zero. ये सेंसिटिविटी एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस है क्या? इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक क्योंकि जब भी आप फोरकास्टिंग करते हैं, चाहे आप अकाउंटिंग फोरकास्टिंग करें, चाहे आप प्रोजेक्ट अप्रेजल में भी क्या कर रहे हैं, फोरकास्ट ही कर रहे हैं ना कि अगले 5 सालों में मेरे कैश फ्लोज ये होंगे, अगले 10 सालों में ये होंगे, मेरी ये सेल्स प्राइस होगी, मेरा ये सेल्स वॉल्यूम होगा, मेरी ये कॉस्ट होगी। एंड वी नो वी लिव इन सच अ वॉलेटाइल वर्ल्ड, ऑल दीज फोरकास्ट कैन गो रॉन्ग, है ना। किसने 6-8 महीने पहले ही सोचा होगा कि मैं आपको बताऊं इतना वॉलेटाइल वर्ल्ड है, इतने ब्लैक स्वॉन इवेंट्स है। 2020 जनवरी मैं पीआईए में, ठीक है, एज अ सीएफओ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको याद होगा कि ये अमेरिका ईरान एक कन्फ्लिक्ट हुआ, वो जनरल था उनका जिसको शहीद किया गया, और उसकी वजह से ये जनवरी फरवरी की बात है कि एकदम ऑयल प्राइस शूट हुई और 70-75 तक पहुंची। एज एन एयरलाइन फिर हमारा रिस्क क्या था, क्योंकि हमारी मेजर कॉस्ट है कि यार ये कॉस्ट बहुत बढ़ रही है। एंड देन आई स्टार्टेड डिस्कशन विद सिटी लंदन एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड लंदन कि मैं कैसे ऑयल प्राइस जो बहुत ऊपर जा रही है उसको हेज करूं। अभी वो डिस्कशन चल रही है, उसकी इवैल्यूएट कर रहे हैं, और फिर कोविड के इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो गए। जनवरी 20 तक कोविड की बात सुनी थी कि हाँ एक चाइना में कुछ हुआ है। फरवरी मार्च से और फिर अप्रैल से मार्च के एंड से भाई क्लोज डाउन क्लोजर शुरू हो गए। डिमांड इतनी कम हो गई कि उसी साल के जुलाई अगस्त में फिर मैं अगेन सिटी और लंदन से ये डिस्कस कर रहा हूँ, ऑयल प्राइस आ गई थी $20-22 पे, कि अब कैसे इस फेवरेबल मूवमेंट को इनकैश किया जाए और हम अभी हेज करके अपनी प्राइस का अपवर्ड सीलिंग लॉक करें। In just 2-3 months, right? The prices move like this and this. Metal prices देख लें आप, gold prices देख लें आप, steel prices देख लें दुनिया में. You know, you forecast prices, you forecast quantities, right? You forecast demand, and all these are forecast until actually they happen. Now आपने तो एक forecast की basis पे cash flows बनाए और उसकी basis पे कहा कि NPV positive है। The actual positive NPV तो तभी होगी ना जब फोरकास्ट रियलाइज हो जाए। अगर अब ये लेट से आप नहीं रियलाइज कर सके वो कैश फ्लो जैसे, तो प्रोजेक्ट हो सकता है कि आपका लॉस मेकिंग हो जाए ना।
तो फिर ये सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं आप ये देखते हैं कि कौन से फैक्टर में कितनी वेरिएशन मेरी एनपीवी को जीरो कर सकती है। कॉस्टिंग में आप बॉटम लाइन जिससे असेस करते हैं वो प्रॉफिट होता है, तो आप कहते हैं कि अच्छा आई कैन लिव विथ जीरो प्रॉफिट। यहां हम असेसमेंट करते हैं थ्रू एनपीवी और कहते हैं आई कैन लिव विथ जीरो एनपीवी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीरो एनपीवी एंड जीरो प्रॉफिट। जीरो प्रॉफिट का मतलब आपको कुछ भी नहीं मिला, जीरो एनपीवी का मतलब मुझे मेरा प्रोजेक्ट का प्रिंसिपल एज वेल एज रिक्वायर्ड रिटर्न मिल गया, उससे कम या ज्यादा नहीं मिला। यहां मेरा थ्रेशोल्ड जीरो एनपीवी है, राइट। तो अब मैं जब सेंसिटिविटी यहां निकालता हूं तो मैं ऐसे निकालता हूं, अच्छा अगर मैं सेलिंग प्राइस की सेंसिटिविटी निकालूंगा तो मैं कहूंगा एनपीवी, वहां होता है प्रॉफिट न्यूमरेटर में, यहां एनपीवी, और नीचे डिवाइड बाय होगा पीवी ऑफ सेल्स। कॉस्टिंग में जब हम करेंगे सेलिंग प्राइस की सेंसिटिविटी, आपको याद होगा, आपको पढ़ाया होगा टीचर्स ने आपके, वहां हम करते हैं प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। यहाँ प्रॉफिट की जगह एनपीवी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सेल्स की जगह प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि एनपीवी में जाती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स। मैं ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट की सेंसिटिविटी निकालूंगा, न्यूमरेटर वही एनपीवी रहेगा, डिनोमिनेटर बनता है पीवी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। मैं फिक्स कॉस्ट की सेंसिटिविटी निकालूंगा तो मैं कहूंगा एनपीवी डिवाइड बाय पीवी ऑफ फिक्स कॉस्ट। मैं वॉल्यूम की सेंसिटिविटी निकालूंगा, वॉल्यूम अफेक्ट्स बोथ सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो मैं कहूंगा एनपीवी डिवाइड बाय पीवी ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सीएम जिसे आप कहते हैं, एंड सो ऑन। तो जब मैं डिफरेंट फैक्टर्स की सेंसिटिविटी निकालता हूं तो मैं पता चलेगा अच्छा मेरी सेलिंग प्राइस की लेट से सेंसिटिविटी आ गई 12%, इसका मतलब है ओनली अ 12% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस कैन टर्न माय एनपीवी टू जीरो। मैंने वेरिएबल कॉस्ट की निकाली तो आ गई अच्छा 26% की इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट कैन टर्न माय एनपीवी टू जीरो एंड फला फला। तो मुझे पता चला कि ये तो काफी सेंसिटिव फैक्टर है। 12% की सिर्फ डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस कैन टर्न माय एनपीवी टू जीरो, राइट। और ऐसा हो सकता है कि जी ये तो मार्केट में कंपटीशन हो जाता है और आपको 10%, 12%, 15% डिस्काउंट देना पड़ता है। तो अगर मुझे 15% कॉम्पिटिटर आ गया, उसने प्राइस वॉर शुरू कर दिया और मुझे 15% डिस्काउंट देना पड़ गया, तो प्रोजेक्ट तो नेगेटिव एनपीवी हो जाएगा। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस आपको क्या करता है, हर फैक्टर की सेंसिटिविटी बताता है कि उसके अंदर कितनी आपके पास एडवर्स चेंज की गुंजाइश है टू अल्टीमेटली रीच जीरो एनपीवी, और उससे ज्यादा की एडवर्स नेगेटिव चेंज आ गई तो प्रोजेक्ट वायबल नहीं रहेगा। जब आप ये कर लेते हैं ना तो आपको रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि अच्छा ये मेरा मेजर रिस्क फैक्टर है, क्रिटिकल फैक्टर है। वंस यू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट अप्रेजल स्टेज पे, तो सब्सिक्वेंटली यू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस टू प्रोटेक्ट या हेज अगेंस्ट दैट रिस्क। अगर आपकी सेलिंग प्राइस आपका एक रिस्क फैक्टर है तो आप क्या करेंगे, कस्टमर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेंगे जिसमें प्राइस को फिक्स कर देंगे आप, ताकि प्राइस मूवमेंट से जितनी पॉसिबल हो मेजॉरिटी कोशिशें करेंगे कि मैं प्राइस को फिक्स कर दूं, ताकि प्राइस मूवमेंट से बाहर आ जाऊं मैं और इस रिस्क को खत्म कर दूं। अगर कॉस्ट मेरे लिए एक मेजर दर्द सर है तो मैं फिर अपने सप्लायर से लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट कर लूंगा और उससे कॉस्ट को फिक्स कर लूंगा एंड सो ऑन। तो ये इस फैक्टर एनालिसिस की ब्यूटी है कि ये हमें हर फैक्टर की सेंसिटिविटी बताता है कि कितना सेंसिटिव है एक पर्टिकुलर फैक्टर, और उसको जब पता चल जाता है देन यू आर एबल टू टेक करेक्टिव या हेजिंग एक्शंस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दैट रिस्क, एंड देन यू अल्टीमेटली क्लोजली मॉनिटर दोस फैक्टर्स एज वेल। कि जी अगर प्रोजेक्ट के 50 आइटम्स हैं तो 50 को आप डे टू डे मॉनिटर नहीं कर सकते, लेकिन 2-3 चीजों को कर सकते हैं जो बहुत क्रिटिकल है, जिनका आपको पता है कि थोड़ी सी भी उस पर चेंज आ जाए इट कैन टर्न योर एनपीवी टू जीरो एंड नेगेटिव। तो ये सेंसिटिविटी फैक्ट एनालिसिस की पूरी डिस्कशन है इसमें नेक्स्ट लेक्चर्स में, और साथ ही फिर इसकी कैलकुलेशंस हैं, फिर इसके एनालिसिस है, फिर हमने ये भी इसमें पढ़ा है कि ये सेंसिटिविटी एनालिसिस, अच्छा इसकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं। ये वन फैक्टर एट अ टाइम मॉडल है। जब मैं यहाँ सेलिंग प्राइस की सेंसिटिविटी निकाल रहा हूँ तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बाकी सारे फैक्टर्स एज इज रहेंगे जैसे मैंने फोरकास्ट किए थे, सेट्रिस पेरिबस है ना, वन फैक्टर एट अ टाइम, ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। वेरिएबल कॉस्ट की सेंसिटिविटी निकाल रहा हूँ तो अज्यूम कर रहा हूँ कि सेलिंग प्राइस, फिक्स कॉस्ट, वॉल्यूम सब गोज एज फोरकास्टेड, सिर्फ इसमें कितनी चेंज आ जाए एंड सो ऑन। तो बहरहाल इस फैक्टर की अपनी, इस एनालिसिस की अपनी लिमिटेशन है, बट इट्स अ हेल्पफुल एनालिसिस।
और फिर इसके अलावा हम प्रैक्टिकली सिनेरियो एनालिसिस करते हैं, बेस केस, वर्स्ट केस एंड अदर्स। तो इस पूरी सेंसिटिविटी एनालिसिस ये है क्या, है ना, इसको बताया गया है कि इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, इसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। फिर ये सेंसिटिविटी एनालिसिस हमें कैसे हेल्प करता है मिसिंग फिगर्स कैलकुलेशन में भी, उसका भी पूरा जिक्र किया गया है। मिसिंग फिगर्स एनालिसिस, उसके क्वेश्चंस करवाए गए हैं जो कि पास्ट पेपर में आपको काफ़ी मिलेंगे। मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चंस के एनपीवी मुझे बता दी 0 है, अब वर्क बैक करो। उसमें भी सेंसिटिविटी एनालिसिस भी हमें हेल्प करता है। कैसे करता है इसकी भी सारी कहानी, डिटेल डिस्कशन इसके अंदर है, राइट। तो ये सेंसिटिविटी एनालिसिस के पर क्वेश्चंस करवाए गए हैं और फिर नेचुरली आपको इसकी डिस्कशन भी है। फिर एक और टॉपिक भी है जो शायद इन लेक्चर्स में ना हो, लेकिन नेक्स्ट फिर हमारा एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक कैश फ्लोज एंड देयर डिस्काउंटिंग, यानी नॉन एनुअल कैश फ्लोज। इसकी भी डिस्कशन की गई है और साथ साथ नेचुरली आपको जो बेसिक अरिथमेटिक टेक्निक्स, एन्युटी के फॉर्मूला को कैसे यूज करें, परपेचुइटी को कैसे यूज करें, वो सारी बातें भी इसके दौरान डिस्कस की गई हैं। तो अब आपको नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं वो ये लेक्चर्स हैं जिनको आपको देख के आना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा आएगा ये पढ़ते हुए। जब आप ये पढ़ के आ जाएंगे तो नेक्स्ट संडे फिर हम यहीं से डिस्कशन शुरू करेंगे। इज दैट ओके? सारे दोस्त लिखे हैं ओके, अगर सबको समझ में आ गई, जिसको नहीं आई वो फिर क्वेश्चन पूछें। गुड। तो अब जैसे आपने जो है वो उसके साथ वेरी क्विकली एंड विथ लॉट ऑफ इंटरेस्ट आपने जवाब दिया है ओके, यस वी आर अप। तो अब आपने ये सारे लेक्चर्स देख के भी आने हैं और साथ में 2 चीज़ों को याद रखना है। ए, that we have to continue with the pace of the class। दूसरा, अपने इर्द गिर्द अपने कुलीग को भी मोटिवेट करते रहना है कि वो भी इन लेक्चर्स को टाइमली देखते रहें, आज का काम कल पे ना छोड़ें और वेबिनार्स अटेंड करें। ठीक है जी। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन अबाउट दिस और प्रीवियस लेक्चर और एनी एरिया ऑफ बीएफडी, मैं 5-7 मिनट विंडो ओपन कर रहा हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में लिखें एंड आई विल आंसर दैट। ये सेशन कौन सी अटेम्प्ट के लिए है? ये सेशन है दिसंबर 22 भी और जून 23 भी, दोनों ही अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स इसको ले सकते हैं। और जिसका दिसंबर में अटेम्प्ट है उसके लिए भी, और जो जून के लिए ले रहा है उसके लिए भी रेलेवेंट है। दिसंबर 23 के लिए भी आप लेना चाहें ले लें, लेकिन वो आपके तकरीबन 1.5 साल बाद है। अब तो आपकी 1 साल बाद अटेम्प्ट हो गई है, तो मेरा ख्याल है कि जून में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और दिसंबर के लिए भी जो लेना चाहे ले सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम जनरली ये कहते हैं कि आप एटलीस्ट जब ये लें तो उसके 6 महीने के बाद आप अटेम्प्ट करें, ताकि आपको चीज़ें याद भी रहें और आप चीज़ों को कैरी कर सकें। ओके ठीक है दोस्त। तो अगर आपके पास टाइम है और अभी आप इंडक्शन का वेट कर रहे हैं तो आप क्लास ले सकते हैं अपने उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए। टेक्स्ट बुक आपकी अपनी है, उसके बाद हमारे अपने 4 वॉल्यूम्स हैं जो आपको एक एक करके मिलेंगे। अगले हफ्ते आपको, इस हफ्ते को शायद डिस्पैच नहीं हो सके तो अगले हफ्ते आपको वॉल्यूम 1 मिल जाएगा। ये जो हमारे जितने हैंड आउट्स हैं और जो सारे लेक्चर के नोट्स हैं वो आपको वॉल्यूम्स 4 वॉल्यूम्स में वो मिलेंगे। और एक हमारी फार्मूला बुक है वो भी आपको मिलेगी 5वीं, जो कि एक रिवीजन किट है जिसमें फार्मूलाज हैं। ये तो हम आपको देंगे
और इसके बाद आप रेफरेंस के लिए अपनी ही टेक्स्ट बुक जो ICAP की है उसे यूज करें। जो टेक्स्ट बुक के लिए अपने ICAP की टेक्स्ट बुक यूज कर लें, and that would be sufficient. Is this okay? Any other question? ICMA के लिए, हाँ, ICMA के लिए भी आपके लिए ये रेलिवेंट है। आप ACCA की जो F9 है वो भी आपके लिए रेलिवेंट है, और जो हम बेसिक एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे हैं वो भी रेलिवेंट है। कुछ टॉपिक्स इतने डिटेल में नहीं है ICMA में जो यहाँ है, जैसे फॉरेक्स का कुछ एरिया है, कुछ आपके टॉपिक्स डिफरेंट हैं। तो 75 to 80% सिलेबस सेम है, बाकी डिफरेंस है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी दिन यहाँ आ जाइए या मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन बुक का क्या रोल होता है, मुझसे पूछें तो कोई रोल खास नहीं होता, एक्सेप्ट दैट यू शुड हैव वन बुक जिसको आप रेफर कर सकें फॉर्मूला देखने के लिए, या कोई आप टेबल्स यूज करते हैं डिस्काउंटिंग वगैरह की तो टेबल्स यूज कर सकें आप। वरना एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं होता आपके पास। ये कोई पूरे दिन का पेपर थोड़ी है कि आपने आराम से चाय वाय पी, उसके बाद किताब खोली कि अच्छा हम चेक करते हैं कौन सा क्वेश्चन लगा है, उसको फिर कॉपी पेस्ट कर लेंगे, वो आप फिर इंडेक्स से चेक कर रहे हैं। नो, मैं दोस्तों से कहता हूँ कि एक बुक या 2 बुक्स आप मैक्सिमम ले जाएं जिसमें फॉर्मूलाज हो। कोई फॉर्मूला भूल गए वो देख लिया, या कोई ऐसी थ्योरी का उसने कोई ऐसी चीज़ पूछ ली और आपको क्लिक नहीं हुआ वो देख लिया, या टेबल्स देख ली, बस दैट्स इट। इसके अलावा आपके पास इतनी लग्जरी नहीं होती टाइम की कि जनाब आप वो किताबें ले जाएं 3 और वो किताबों को आप पूरा पढ़ के देख रहे हैं और फिर रेफर कर रहे हैं। इतना टाइम ही नहीं होता आपको एग्जाम में। यस, यू कैन ऑलवेज कम फॉर डिस्कशन माय फ्रेंड, जो आप डिस्कशन के लिए आना चाहते हैं। F9 के लिए BFT के सारे लेक्चर्स देखना ज़रूरी नहीं है। F9 का सिलेबस भी लिमिटेड है, और बल्कि F9 में बेसिक्स की सारी चीज़ें हैं और एडवांस टॉपिक्स कम है। जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वगैरह लेना आपको ज़रूरी नहीं है। जैसे फॉरेक्स के एडवांस्ड एरियाज़ आपको लेना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शंस, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड ऑल दैट। जैसे आपके लिए इवन एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी जो हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करते हैं वो ज़रूरी नहीं है। तो F9 का सिलेबस कम है, छोटा है। जी बिल्कुल कर लेंगे इस अटेम्प्ट का पेपर, बल्कि हमने यूं किया हुआ है कि 2-3 पेपर्स तो पूरे डिस्कस करके रिकॉर्ड किए हुए हैं। इस अटेम्प्ट का पेपर भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे और वो आपको लेक्चर्स में लगा देंगे, तो फिर आप वहां से वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन रिकॉर्डिंग है आपने। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप खुद अटेम्प्ट करें, टॉपिक पूरा कंप्लीट करें NPV का, फिर आप उसे पूरा अटेम्प्ट करें खुद, फिर हमारा लेक्चर देखें, तब आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने खुद से कोई एफर्ट ही नहीं की और उठा के वो क्वेश्चन सिर्फ लेक्चर देख लिया तो यकीन करें आपको वो बेनिफिट नहीं होगा। जब तक आप करेंगे, आपका पेन रुकेगा, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आप क्या गलत कर रहे थे या क्या ठीक नहीं सोच रहे थे। और यही फिलॉसफी थ्रू आउट हमने अपने सारे लेक्चर्स में रखी है। आप लेक्चर्स देखेंगे ना, वो एक्चुअल क्लास के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उसमें कहा गया है कि भाई अब आप ये खुद करें, तो आप वीडियो पॉज करें, वो करें, फिर आप ऑन करें, तो आपके साथ सॉल्यूशन यहाँ डिस्कस किया गया है। यही फिलॉसफी आप पास्ट पेपर्स की भी जब हम आपको देंगे तो उसमें भी यही रखिएगा। इज दिस क्लियर? राइट, तो दोस्तों वी विल मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे। अंटिल देन अपना ख्याल रखें और हर वक्त याद रखें कि जी बहुत पढ़ना है हमें, बड़ा आदमी बनना है हमें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।